स्वागत आप सभी का इस क्लास में। और आज हम बात करेंगे, चैप्टर 4 लेंगे, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। और ये है इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस के बारे में, भारत के विदेशों के साथ किस तरह के संबंध थे। इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इस चैप्टर के ऊपर आने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड। इससे पहले 3 चैप्टर में हमने देखा वी हैव फोकस ऑन द इंटरनल प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। भारत देश जैसे आजाद हुआ तो उसके सामने देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। लाइक देश को एक यूनाइट रखने की प्रॉब्लम थी, दूसरा गरीबी की समस्या की थी, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कोर्स, ठीक है ना। आर्थिक विकास भी देश के अंदर करना था। तो ये 3 समस्याएं थी और somehow India has been able to overcome these problems. इन समस्याओं को किसी न किसी तरीके से भारत इन समस्याओं को मतलब इस पे विजय भी हासिल कर ली भारत ने, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं, जब भारत के जो आंतरिक समस्याएं खत्म होने के बाद में, देखो बेटा, भारत का एक आजादी का टाइम का आप समय काल देखिए। इंडिया हैज गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। तो उस पीरियड को अगर देखा जाए तो ये वो काल था जब विश्व के अंदर विश्व युद्ध, जो द्वितीय विश्व युद्ध अभी खत्म ही हुआ था 1945 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी। और यूएनओ का उस टाइम संगठन होने का काल था, उसी टाइम में यूएनओ एस्टेब्लिश हुआ था। और पूरा विश्व 2 गुटों के अंदर बटा हुआ था। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती है, अमेरिका और सोवियत रूस विश्व में अपने आप में 2 ताकतवर देश उभर कर निकलते हैं। और ये अपने वर्चस्व की लड़ाई कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसको लेके इन दोनों देशों के बीच में एक कोल्ड वॉर इरा 1945 से लेके 1991 के इस कालखंड को हम शीत युद्ध का कालखंड कहते हैं, ठीक है ना। तो विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। द वन ब्लॉक वाज हेडेड बाय द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एक गुट को कौन लीड कर रहा था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, देयर वाज अनदर कंट्री, अनदर पावरफुल कंट्री, एंड इट वाज सोवियत रूस, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रूस की बात करते हैं। दोनों अपने आप में ही ताकतवर देश। और भारत 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में भारत को आजादी मिली। इस काल में भारत के उस टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री एज वेल एज द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जो विदेश मंत्री का भी कार्यभार संभाल रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो देश के उस टाइम प्रधानमंत्री थे, विदेश मंत्री भी थे। और कोई भी देश आजाद होता है तो उसको एक अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनानी होती है, एक विदेश नीति को सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा आप जो दूसरे देश हैं उनके साथ आपके किस तरह के संबंध रहने वाले हैं, उसको लेके। तो विदेश नीति बेसिकली क्या होता है? प्रत्येक देश की एक फॉरेन पॉलिसी होती है, दूसरे देशों के साथ में किस तरह से आप बर्ताव करने वाले हो। भारत, जैसा कि मैंने बात की, उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनका सोचना था कि हम ये जो 2 गुट में विश्व बटा हुआ है, वी आर नॉट गोइंग टू ज्वाइन एनी ऑफ द गुट, आपका जो गुट है, किसी दोनों में से किसी गुट को ना ज्वाइन करने वाला है। इसके अपने आप में कुछ फायदे भी थे और आवश्यक रूप से कुछ नुकसान भी रही होगी, ठीक है ना। तो इंडिया has decided neither to join United States of America led alliance or not to join the USSR led alliance। दोनों के जो गुट थे वो खाली गुट के नाम से ही नहीं थे, इन गुटों की आइडियोलॉजी डिफरेंट थी, विचारधारा अलग थी, इकोनॉमिक पॉलिसी, देश को आर्थिक विकास के लिए जो मॉडल चुना था, दोनों के मॉडल अलग थे। मैं आप पहले काफी बात कर चुका हूं दोनों के मॉडल के बारे में, ठीक है ना। साथ ही पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी थी, दैट वाज आल्सो द डिफरेंट वन दोनों के देशों की। एक तरफ था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिन्होंने डेमोक्रेसी को, प्रजातंत्र को चुना। ऑन द अदर साइड यूनाइटेड
सोवियत सोशलिस्ट रूस की बात करें, जिन्होंने कम्युनिज्म को चुना। इकोनॉमी की धारा अलग, पॉलिटिकल रास्ता। तो इस काल में भारत ने, क्योंकि ये जो दो गुट थे, इनकी वजह से पूरे विश्व के अंदर एक तनाव का वातावरण था और ऐसा लगता था कि कभी भी इन दोनों देशों के बीच में युद्ध की स्थिति बन सकती है। और 1961 और 2 का अगर टाइम देखें तो एक क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में हमने दूसरी बुक में पढ़ा है। ऐसा समय लगा था कि शायद ये कोल्ड वार कभी भी हॉट वार में कन्वर्ट हो सकती है, शीत युद्ध कभी भी एक गर्म युद्ध के रूप में हो सकता है। अगर इस तरह का होता तो स्वाभाविक रूप से काफी विनाश होना था। भारत ने सोचा कि हम दोनों गुटों से अलग रहेंगे। एक गुट निरपेक्ष आंदोलन चला। यूगोस्लाविया के तत्कालीन राष्ट्रपति टीटो उसको लेड किया उन्होंने, और इसके अंदर एशियन कंट्री या फिर अफ्रीकन कंटिनेंट के दूसरे अन्य देश इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य रहे, नॉन अलाइन मूवमेंट के सदस्य रहे। एंड दीज कंट्रीज डिसाइडेड नेदर टू ज्वाइन द अमेरिका लेड कोalition और नॉट टू ज्वाइन सोवियत लेड कोalition। अब इसके आपकी याद दिलाता चलूं कि अमेरिका के पास में अपने नाटो के नाम से एक सैनिक संगठन था, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और यूनाइटेड सोवियत रूस के पास में देयर वाज अनदर सैनिक संगठन, दैट वाज द वार्सा पैक्ट। उसमें जो पूर्वी यूरोप के देश हैं वार्सा पैक्ट के सदस्य थे, जो सोवियत रूस की इकोनॉमिक मॉडल या फिर कहिए कि सोवियत रूस के साथ तन मन धन से सोवियत रूस के साथ थे। अब भारत ने ये जो रास्ता चुना गुटनिरपेक्षता का, इसकी वजह से एक तो फायदा हुआ भारत को कि भारत अपने आप को एक जो अपनी संप्रभुता को सुरक्षित रखने में तो कामयाब रहा। क्योंकि जब आप किसी दूसरे देश के गुट को जब आप ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी संप्रभुता कहीं ना कहीं खतरे में होती है। आप की जो पॉलिसीज हैं, सरकार है, उनके ऊपर उनका इम्पैक्ट देखा जाता है, प्रभाव देखा जाता है। तो ये तो फायदा हुआ। दूसरी तरफ एक नुकसान भी भारत को हुआ। इट वॉज इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भारत में विकास की, उस टाइम देश आजाद हुआ तो काफी गरीब परिस्थितियां थी भारत में, और उस टाइम में प्रोग्रेस करने के लिए दो ही देश थे जो आपकी मदद कर सकते थे फॉर द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो थे सोवियत रूस और अमेरिका। तो भारत ने दोनों के साथ में किसी अलायंस को न चुनना अपने आप में एक कह सकते हो कि इसका काफी खामियाजा भारत को देश के आर्थिक विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हुआ। और इसके साथ ये भी मैं आपको बताता चलूं, जब भी हम बात करते हैं कि दोनों गुट को ज्वाइन नहीं किया भारत ने, इसमें भी पूर्णता सत्यता नहीं है, ये पूर्ण सच नहीं है। भारत ने विश्व बिरादरी को दिखाने के लिए जरूर किसी गुट को ज्वाइन नहीं किया, लेकिन आंतरिक रूप से आप कह सकते हो भारत के संबंध लगातार सोवियत रूस के साथ, साम्यवादी देश के साथ में बने हुए थे। और इस तरह की पॉलिसी किसी भी देश को अपनानी भी होती है, क्योंकि आपको अगर मैं बताता चलूं कि भारत के संबंध अपने पड़ोसी देश कहिए, अमेरिका, चाहे बात करें पाकिस्तान की या फिर चाइना की बात करें, इनके साथ में बहुत अच्छे संबंध शुरुआत से नहीं है। चाइना ने हमारे साथ पंचशील की नीति के बारे में आपने सुना होगा, विश्वास दिलाया था कि हम दोस्ताना संबंध रखेंगे। आखिर उन्होंने भी पीठ में छुरी घोंपने का कोशिश किया, वो भी हम बात करेंगे। तो किसी भी देश को किसी ताकतवर देश के साथ में संबंध बना के रखना एक आवश्यकता पड़ जाती है, और विश्व बिरादरी के अन्य देशों ने इस बात को पहचान भी लिया कि कुछ न कुछ जो तालमेल काला है, और भारत के संबंध सोवियत रूस के साथ है। भारत देश को आजादी के बाद 3 लड़ाइयां लड़नी पड़ी, चाहे बात करें 1965 की बात करें हम, ये पाकिस्तान के साथ
और 1962 में चाइना के साथ, फिर 1971 में फिर पाकिस्तान के साथ। अब इन युद्धों में जब आप कोई दूसरा देश हो जिसके साथ संबंध अच्छे ना हो और युद्ध जैसी परिस्थितियां बने, 1962 की जो लड़ाई है चाइना के साथ में जब हमारी युद्ध हुआ, तो उस टाइम जरूर हमें सोवियत रूस से निराशा हासिल हुई, ठीक है ना। सोवियत रूस से हमको कोई मदद नहीं मिली। इसका कारण भी था कि सोवियत रूस उस टाइम क्यूबा संकट में फंसा हुआ था। एक क्यूबा मिसाइल संकट आपने पहले वाली बुक में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जरूर इसके बारे में पढ़ा होगा। तो जो देश खुद किसी संकट में शामिल हो, उस टाइम अमेरिका के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, तो उस टाइम हमको मदद नहीं मिली। 1965 में फिर पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण किया, लेकिन वो हम जीत पाए। और 1971 की जो लड़ाई है जो पाकिस्तान के साथ हुई, हमने अच्छी तरह से पाकिस्तान की धुलाई की, ठीक है ना। करीब करीब 90,000 सैनिक उनके हमने बंधक बना लिए थे। 1962 की जो लड़ाई में मैं आपको बताता चलूं कि चाइना के साथ हमारे जो युद्ध हुआ उसमें खासी सफलता हमारे हाथ नहीं लगी। कारण था हमने जो अंधा विश्वास उस तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू का, चाउ एन लाई उस टाइम अमेरिका के नेता हुआ करते थे, और उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का एक नारा लगाया, और इस नारे के उसमें नेहरू जी फंस गए। जबकि उस टाइम के नेता, आप बात करें आयरन मैन पटेल की बात मैं कर रहा हूं, उन्होंने कई बार आपके देश के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू को इस बात के लिए आगाह किया कि चाइना के ऊपर इतना विश्वास किया जाना अच्छी बात नहीं है, चाइना कभी भी धोखा दे सकता है हमको। तो और भारत ने वहां पर चाइना के साथ में जो सीमा है उसके ऊपर किसी तरह की निगरानी के लिए कोई सैनिक नहीं रखे हुए थे और अर्धसैनिक बल रखे हुए थे, और इसी का फायदा चाइना ने उठाया। और हम बात करें तो जो जम्मू कश्मीर का जो अक्साई चीन का हिस्सा है, अक्साई चीन उसको बोला जाता है, ये इस हिस्से के ऊपर चाइना की नजर थी, और 1957-58 से ही उसकी नजर बनी हुई थी। आखिर 1962 की लड़ाई के बाद में ये हिस्सा हमारे पास नहीं रहा। अक्साई चीन की मैं बात कर रहा हूं। दूसरी तरफ हमको अरुणाचल में भी चाइना का प्रहार झेलना पड़ा उस वक्त। तो दोनों तरफ से काफी भारत को हानि हुई, और उससे भारत ने एक सबक सीखा, चाइना के साथ में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है। चाइना कहीं ना कहीं भारत को ब्लेम करता है इस तरह की जो युद्ध की परिस्थितियां बनी। चाइना का कहना है, चाइना के अंदर एक तिब्बत जगह है, और तिब्बत को लेकर वहां पर दलाई लामा का आपने नाम सुना होगा, वो तिब्बत के ऊपर अपना क्लेम करते हैं कि तिब्बत उनका हिस्सा है, और वो एक सेपरेट स्टेट, एक देश की मांग उनकी लगातार चलती रही है, और भारत ने उसका समर्थन किया है। और वही भारत के लिए एक कह सकते हो कि आप बहुत ही दुखदाई रहा। चाइना को जब ऐसा लगा कि भारत खुले रूप से तिब्बत के मामले के ऊपर दलाई लामा का समर्थन कर रहे हैं, तो वो बौखला गए, और इसी का आप कह सकते हो कि नतीजा जो 1962 का युद्ध हुआ। खैर, हम बात करते हैं अभी विदेश नीति के प्रमुख तत्वों के बारे में। विदेश नीति क्या है वो तो आपने सुन ही ली। सभी देशों, देखो, भारत की विदेश नीति के बारे में कर रहे हैं, अन्य सभी देशों के संप्रभुत्ता का सम्मान करना। भारत देश आजाद हुआ था और इतने टाइम वो उपनिवेशक रह चुका था। अब वो नहीं चाहता था कि विश्व में भी, वो चाहता था कि शांति कायम रहे और हर देश स्वतंत्र हो, किसी की संप्रभुता के ऊपर, स्वतंत्रता के ऊपर किसी दूसरे देश की आंच ना आए, खतरा ना हो, शांति कायम करना चाहता था, सुरक्षा सुनिश्चित हो विदेश पूरे विश्व के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में अगर बात करें तो मैंने बता ही दिया आपको
कि ये जो आंदोलन था, जो देश के अंदर संघर्ष आजादी का था, इनफैक्ट भारत ने मुक्ति का एक औपनिवेशिक से दूसरे देशों को भी आजाद कराने में काफी अच्छी भूमिका निभाई। और इसमें हम सुभाष चंद्र बोस, चाहे महात्मा गांधी हो या सुभाष चंद्र बोस हो, महात्मा गांधी ने जनवरी 2015 से पहले साउथ अफ्रीका के अंदर रंग भेद की नीति के खिलाफ वहां पे आंदोलन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ जापान में जाकर इंडियन नेशनल आर्मी का संगठन जो है सुभाष चंद्र बोस ने बनाया। ठीक है, तो हम उस आंदोलन का प्रभाव एशिया, अफ्रीका के कई मुक्ति आंदोलन पर दिखाई दिया। यानी कि हमारे देश के अंदर जो मुक्ति का आंदोलन चला था, जो हम अपने आजादी का संघर्ष कर रहे थे, उससे और दूसरे देश भी इंस्पायर हुए, प्रेरणा ली। और वहां पर भी देश, जैसे बात करें इंडोनेशिया को भी आजाद कराने में कहते हैं कि भारत का काफी अभिनय रहा, रोल रहा है। तो राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता दुनिया के अन्य उपनिवेशों के लिए मुक्ति आंदोलन चला रहे थे। तो मैंने इनके बात बताई दी, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो या फिर आपके महात्मा गांधी हो, उन्होंने दुनिया के अन्य देशों के अंदर भी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नेता श्री सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए का गठन किया। जापान के अंदर उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। वो एक आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, दूसरे देश से भारत को ब्रिटिशर्स से मुक्त कराने के लिए वहां से आंदोलन लड़ रहे थे। गुट निरपेक्षता की नीति क्या है? विश्व आपको पता ही है, 2 गुटों में बटा हुआ था, मैं बात कर चुका हूं। और ये गुट की खाली ताकतवर ही नहीं थे, साथ में इनकी आर्थिक राजनीतिक टकराव भी था। मैंने बात ही बताया कि एक तरफ की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी प्रजातंत्र को लेकर थी, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट विचारधारा की बात करते थे, और परमाणु हथियार से लैस ये दोनों देश थे। चाहे हम अमेरिका की बात करें या सोवियत रूस की बात करें, दोनों का दोनों परमाणु। तो विश्व में एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बनी हुई थी। उस टाइम संयुक्त राष्ट्र का भी अस्तित्व में आ जाना एक अच्छी बात होती है। ठीक है ना, आपके विश्व के सामने संयुक्त राष्ट्र का संगठन मौजूद होता है, और ये जो संयुक्त राष्ट्र है वो एक ऐसा संगठन था जिसके सदस्य देश, ये इस तरह का एक कह सकते हो कि देश विश्व के अंदर शांति की दिशा में काम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन अस्तित्व में आया। भारत ने ये डिसाइड किया कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। मैं आपसे पहले ही बात कर चुका हूँ, नेहरू जी की विदेश नीति के उद्देश्य को हासिल करने के लिए गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया गया। नेहरू जी के उद्देश्य क्या थे, क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि राष्ट्र की संप्रभुता सबसे बड़ी चीज है, राष्ट्र की आजादी, स्वतंत्रता उसकी सबसे बड़ी चीज है। वो क्षेत्रीय अखंडता को महत्व देते थे, इसलिए हमने किसी भी गुट को नहीं चूज किया। आर्थिक विकास को इतना ज्यादा उन्होंने महत्व नहीं दिया, उसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। अमेरिका लोकतंत्र की प्रतिष्ठा का हिमायती था। ठीक है ना, अमेरिका के अंदर किस तरह की प्रणाली थी, राजनीतिक प्रणाली, वहां पे डेमोक्रेसी थी, दूसरी तरफ कम्युनिज्म था। तो भारत के बहुत सारे जो नेता थे, उन्होंने नेहरू जी के सामने भी ये मांग रखी कि भाई हम देश में प्रजातंत्र लेकर आए हैं, तो हमें कोई प्रजातांत्रिक देश के साथ में चलना चाहिए, अमेरिका के साथ। लेकिन नेहरू अपने नॉन अलाइन मूवमेंट के ऊपर अडिक्ट थे, उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया था, और उन्होंने अपने गुट निरपेक्ष आंदोलन को, नॉन अलाइन मूवमेंट को हवा दी। और भी कई नेता थे जो, जैसे आप जनसंघ की बात कर सकते हो, या स्वतंत्र पार्टी की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्यों ना बात करें, वो बोलते थे कि अमेरिकी लेड गुट को हमें ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वो प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश है, हमारे यहाँ भी प्रजातंत्र है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने चूज किया कि गुट निरपेक्ष, उसके कुछ फायदे नुकसान के बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूँ। फिर दोबारा हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के टॉपिक में हमने बात की विदेश नीति के बारे में, विदेश नीति के प्रमुख तत्व, विश्व में कौन कौन से देश थे, किस तरह से देश 2 गुटों में थे, और गुट की आइडियोलॉजी क्या थी, उसके बारे में भी हमने चर्चा की। और भारत ने क्यों नहीं दोनों गुटों में से ज्वाइन किया, उसके बारे में, ना होते हुए चाइना के बारे में भी कुछ डिस्कस किया, चाइना के साथ हमारे संबंध कैसे थे, वो भी आज के डिस्कशन का सब्जेक्ट था। और साथ ही साथ हमने बात की कि चाइना ने जो पीठ में छुरा घोंपा,
उससे भारत ने क्या सबक लिया, ये भी आज हमने जाना। तो आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर दोबारा एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।